हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग हैं फाइनल अकाउंट की अगली क्लास के अंदर। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बोला लास्ट क्लास में कि हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी चेन को बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें मेरे पास है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर आर ऑन 31 मार्च 18 और एक बैलेंस शीट बनानी है। ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, लोन ऑप्टेन फ्रॉम ए। आपने लोन लिया है बेटा 15% पर एनम पे लिया है और वो साल के स्टार्टिंग में ले लिया आपने, है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को आपने लोन ले लिया था। देन कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, देन उसके बाद आपकी इसमें रिटर्न है, ठीक है। और रिटर्न के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो रेंट है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, कमीशन, इंश्योरेंस, बैड डेट भी है, ठीक है। इसमें तो सर कुछ नया नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग पे 5%, मशीन पे 25 है, फर्नीचर पे 10 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% मेंटेन करना है। मिस्टर आर के जो मैनेजर हैं उन्हें कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करेंगे, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, अब ये देखो ये जो एडजस्टमेंट है ये काम का है, समझ में पड़ रहा हूँ बेटा, है ना। क्लोजिंग स्टॉक वाज नॉट टेकन ऑन 31 मार्च। ओहो, 31 मार्च को हम स्टॉक लेना भूल गए, नहीं ले पाए, बट ओनली ऑन 7 अप्रैल। तो हमने स्टॉक कब लिया सर? हमने स्टॉक लिया 7 अप्रैल को। अब इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, आपको तो जो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है वो कौन सी डेट का होना चाहिए? 31 मार्च को, पर आप किसी काम की वजह से स्टॉक नहीं ले पाए, तो आपने स्टॉक कब लिया सर? आपने स्टॉक लिया है 7 अप्रैल को, 7 दिन बाद स्टॉक लिया है बेटा, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, तो बोला ये 7 दिन में जो जो ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस टाइम पीरियड का सेल है, परचेज है और स्टॉक है 7 अप्रैल का, ठीक है। एंड द रेट ऑफ जीपी जो है बता रहा है 20%। इंश्योरेंस प्रीमियम में मेंशन है, ट्रायल बैलेंस बोल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है। तो इंश्योरेंस बिल्डिंग और मशीन का है, इस लाइन का कोई सेंस नहीं। वैसे भी अगर इंश्योरेंस के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बिजनेस का इंश्योरेंस माना जाएगा, बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। हाँ, लाइव इंश्योरेंस होता तो हम उसको ड्रॉइंग्स मान लेते हैं, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन मोर्गेज लोन जो है वो बोल रहा है प्रोवाइड करना है 31 मार्च 18 तक का। इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट नॉर्मल हैं, सिर्फ एक पॉइंट है और वो है आपके पास ये। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मेरे पास यहाँ का है पर मुझे चाहिए कहाँ तक का होता है? यहाँ तक का चाहिए होता है। सर बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें बच्चों। हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे और मेमोरेंडम ट्रेडिंग पता है 7 दिन का। तो अब आप लॉजिक समझना, मैं क्या बना रहा हूँ सर? मैं बना रहा हूँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग। कितने दिन का? सिर्फ 7 दिन का, 31 मार्च से लेके 7 अप्रैल, 7 दिन का। तो आप देखो, आपको 7 अप्रैल का जो स्टॉक है वो क्लोजिंग माना जाएगा, 31 मार्च का स्टॉक इस अकाउंट में ओपनिंग माना जाएगा। तो अब आप समझना, आपको ना इस टाइम पीरियड की परचेज भी दी हुई है, इस टाइम पीरियड की सेल्स भी दी हुई है, जीपी रेट भी दिया हुआ है और 7 अप्रैल का स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो आप देखो बेटा, ये 4 आइटम तो अवेलेबल हैं। तो आप पता है जब बैलेंसिंग फिगर में निकालोगे तो अल्टीमेटली पता है बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा सर? बैलेंसिंग फिगर में आएगा ओपनिंग स्टॉक। और सर वो ओपनिंग स्टॉक कौन सी डेट का होगा? सर वो ओपनिंग स्टॉक होगा 31 मार्च का। बस यही तो चाहिए मुझे। तो समझिए आप, इस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन मैं लेता हूं। तो इस टाइम पीरियड की देखिए बेटा, सेल तो है 2,50,000, 2,50,000 इस टाइम पीरियड की सेल है। और जो परचेज है मेरे पास 1,50,000, ठीक है बेटा। और सर इस टाइम पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1,80,000, ठीक है सर। और जीपी रेट कितना है? 20%। अगर आप 250 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा 50,000 रुपीज बस। तो अब आप इसको बैलेंस करें। तो बच्चों जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो 250, 180, 430 हो गया, माइनस 50 और माइनस 150, ये हो गया आपका 2,30,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका 2,30,000। दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। बस ये तो निकालना था। लो जी, मिल गया आपको आपका 31 मार्च का स्टॉक। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब देखिए एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है,
ये अब आपके लिए रहेगा होमवर्क बेटा। यहाँ के बाद आप इसको होमवर्क में करेंगे, और अगर आपसे नहीं हो तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, क्योंकि देखो बेटा बिना प्रैक्टिस के अगर सारे क्वेश्चन मुझसे आप सॉल्व कराओगे तो ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हर बार ही करता हूँ, लेकिन आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहीं तक समझने लायक था, तो मैंने इसको यहाँ तक करा दिया। तो ये ध्यान रखिए, ये जो है इसका आपका क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, मैं एक चीज आपको और बता दूं, क्वेश्चन में अगर आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अच्छे से नजर नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं बेटा, आप इसमें लिख लीजिए जो आपकी परचेज रिटर्न है वो तो है 1 लाख, है ना, परचेज रिटर्न 1 लाख है और सेल्स रिटर्न 1,20,000 है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। आंसर इसका नेट प्रॉफिट आएगा बेटा आपका 30,000 रुपीज, 3 लाख, सॉरी, नेट प्रॉफिट 3 लाख आएगा, जीपी आएगा 8,10,000, तो जीपी 8,10,000 है, नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख रुपीज है। ठीक है, चलिए, और फिर भी अगर नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। तो ये बेटा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। लो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन, तो ये तो मैं हटा देता हूँ, इसकी तो जगह नहीं है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में तो वैसे ही बहुत सारी जगह लगती है क्वेश्चन के अंदर। चलिए बच्चों, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट आज का अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑन 31 मार्च 18 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए इसमें जो काम की चीज है, एक्चुअली में जो समझने की चीज है वो है बेटा मेरे पास पॉइंट नंबर ए, परचेज में बोल रहा है कि परचेज में क्या इंक्लूड कर लिया, सेल्स रिटर्न ऑफ 2575, हो, और सेल्स में क्या इंक्लूड कर लिया सर, सेल्स में इंक्लूड कर लिया 1725। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सर परचेज में तो क्या रिकॉर्ड कर लिया, सर परचेज में तो रिकॉर्ड कर लिया सेल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सर। तो फिर आपने सेल्स में क्या किया, सर हमने सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया परचेज रिटर्न, हो सर, बड़ी तकलीफ होगी सर। अब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करें, देखिए इसका मैं बताऊंगा एडजस्टमेंट एंट्री इसकी किस तरीके से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है, गुड्स विड्रॉल बाय मेसर्स XYZ फॉर कंजम्पशन, ठीक है, 3500 इंक्लूडेड इन परचेज। तो बच्चों एक चीज आप समझिए, यहाँ पर आपके पास नॉर्मली है, आपने क्या करा, आपने गुड्स विड्रॉल करा है पर्सनल यूज के लिए, तो सर एंट्री क्या होगी, सर एंट्री होगी मेरे पास, क्या एंट्री होगी सर, एंट्री होगी सिंपल, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 450 इंक्लूडेड इन वेजेस। ठीक है, इसको भी करेंगे। बाकी फ्री सैंपल में आपने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, पब्लिसिटी कॉस्टिंग 825, 825 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीवीडी और पीडीडी बनाना है, डैप लगाना है। पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 हैज बीन कंसीडर 80% ऑफ द रियल वैल्यू deducting 20% margin, and after adjusting the margin value of 80% of the same has been allowed to draw as a overdraft। ओहो सर पकड़ लिया सर, क्या बोला आपने चलिए, तो हम लोग बेटा एक एक करके भी सारे एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, सिंपल सा एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या रिक्वायर है सर, ट्रेडिंग P&L है 31 मार्च 18 का और बैलेंस शीट है, एंड ऑल्सो सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी आपको करनी पड़ेंगी बेटा। देखिए पहला पॉइंट आप समझिएगा, पहला पॉइंट क्या है मेरे पास कि परचेज में क्या इंक्लूड कर दिया, सर परचेज में तो मैंने सेल्स इंक्लूड कर दिया, बहुत बढ़िया किया बेटा, परचेज में सेल्स रिटर्न इंक्लूड कर दिया। तो अब जब आप इसको सही करोगे ना तो आप लॉजिक समझो, सेल्स रिटर्न क्या होती है सर, डेबिट होती है ना, और जो आपकी परचेज है वो भी डेबिट होती है। अब आप समझिएगा ढंग से, आपको करना क्या था बच्चों, आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, इसकी जगह पता है आपने क्या कर दिया, आपने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया बेटा। तो करना तो ये था लेकिन आपने तो ये कर दिया। हाँ सर, करना क्या था, सेल्स रिटर्न डेबिट करना था, क्या कर दिया, परचेज को डेबिट। तो देखो रेक्टिफिकेशन के लिए मैं क्या करूं, जो सही काम है वो तो करना ही है ना, लेकिन ये जो गलत काम आपने किया है इसको रिवर्स भी तो मारना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि गलती सुधारने के लिए एक तो जो सही काम करना होता है वो तो करेंगे सी आप ये वाला, प्लस जो आपने गलत अकाउंट में दे दिया है उसको भी तो रिवर्स करेंगे। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी,
इसकी एंट्री बनेगी बच्चों आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है बच्चों, और अमाउंट कितना है हमारा, सर अमाउंट हम देख लेते हैं। अमाउंट है सर हमारा 2575। ठीक है, 2575। ये तो आधा काम हुआ है, अभी आधा पॉइंट और बाकी। ऐसे क्या गलती करी, सेल्स में इंक्लूड कर लिया परचेज रिटर्न, देखो जस्ट इसका उल्टा, सेल्स में इंक्लूड कर लिया। क्या इंक्लूड कर लिया सर हमने, परचेज रिटर्न। देखिए परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है सर, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट। ठीक है, लेकिन आपने तो क्या करा, आपने उसको सेल्स में जो इंक्लूड करा, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो एक काम तो ये मुझे करना है, और गलती से मैंने क्या कर दिया, इसको सेल्स में इंक्लूड कर लिया। सेल्स तो क्रेडिट होती है ना बेटा, आपने गलत काम करा। तो अब आप सही काम करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे सर, एक तो सही काम करेंगे, और ये जो आपने गलत काम किया है इसको आप क्या मारेंगे सर, इसको हम मारेंगे हम लोग रिवर्स। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी सर, हमारी एंट्री बनेगी इट्स सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है सर, और अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट आएगा आपका 1725। ठीक है, अब ये बनी देखो बच्चों हमारी कौन सी एंट्री सर, ये हमने बनाई है हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब देखिए इसमें आपको है ना एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप परचेज और सेल दिखाएंगे ना ट्रेडिंग में, तो वहां से भी रेलिवेंट अमाउंट हमको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए जब आएंगे वहां तो वहां भी बात करेंगे आपसे, अभी तो हम एंट्री की बात कर रहे थे। तो पहले पॉइंट की एंट्री होगी। सेकंड, आपने कुछ विड्रॉल करा है पर्सनल यूज के लिए, सर उसकी क्या एंट्री होगी, पॉइंट नंबर सेकंड की सर उसकी एंट्री होगी मेरे पास ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है हमारे पास 3500। ठीक है सर, चलिए सेकंड पॉइंट भी हो गया। फिर आ जाएं आप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे। चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो देखिए पॉइंट नंबर 3 आपने क्या गलती करी, आपने इंस्टॉलेशन कराया और वेजेस पे करा, बेटा गलती से उसको वेजेस अकाउंट में लिख दिया। देखो जब आप इंस्टॉलेशन चार्ज करते हैं ना पे, तो आपको बेटा प्लांट एंड मशीनरी को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। गलती से आपने क्या करा सर, गलती से हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। सही काम ये करना था पर हमने तो ये कर दिया गलत काम। तो एक तो जो सही काम है वो तो करो ही सही, और ये जो गलती से डेबिट करा है इसको रिवर्स मारेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए आपकी एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, इट्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट आएगा आपका 450। ठीक है सर। अच्छा ध्यान रखिए मैं एंट्री के साथ में बच्चों नरेशन नहीं लिखता हूँ, पर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि नरेशन तो लिख ही सकते हैं। जैसे इसका नरेशन लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री रिकॉर्डेड रिगार्डिंग वेजेस। चलिए नेक्स्ट आपके पास अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर डी, फ्री सैंपल डिवाइड बांट दी सर हमने, बढ़िया करा सर, फ्री सैंपल बांट दी। तो क्या एंट्री बनती है, तो सर फ्री सैंपल की एंट्री बनती है मेरी, इट्स फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट ₹825। चलिए ये भी हमारा काम हो गया, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बाकी तो फिर पीपीडी बनाना है, डेप्रेशन और एक बैंक कोड वाला पॉइंट है। तो ध्यान रखिए सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री हमसे पूछिए, तो बच्चों रेक्टिफिकेशन एंट्री तो सिर्फ यहीं तक आपकी होनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ये पेज तो छोटा पड़ेगा है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आगे बढ़ने के पहले जो है इस पेज पे जो वर्किंग नोट है वो तो बना ही देता हूँ आपके लिए। जैसे आपका एक ये पीवीडी वाला पॉइंट है और पीडीडी वाला पॉइंट है बच्चों, है ना। तो मैं यहाँ कराता हूँ आपको। देखिए पीवीडी वाला जो एडजस्टमेंट है इसमें हम कैसे करते हैं, 4 चीजें चाहिए थी बट हमको 4 चीज कौन कौन सी, एक तो बीडी, एफबीडी, एनपीवीडी, है ना, और फिर एक ओपीवीडी। तो ढूंढे सर हम लोग, हाँ सर ढूंढते हैं। तो देखिए सर हमारे पास सबसे पहले बीडी कितना है, देखें आप, बीडी 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 बेड डेप्ट, बेड डेप्ट है 1100 का। ठीक है, हाँ सर ये मिल गया हमको 1100 रुपीज का। तो बेड डेप्ट आपको मिला है बच्चों 1100 रुपीज का। और फिर अगर हम बात करें एफबीडी की, फर्दर बेड डेप्ट, ये नीचे एडजस्टमेंट में मिलता है सर, एडजस्टमेंट तो कहीं भी नहीं है। चलिए सर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आगे पीवीडी बनाना सर 5%।
तो 5% बनेगा डेटर का। डेटर कितने, 1,20,000, 120 का 5%। वैसे तो डेटर माइनस एफबीडी करते हैं, पर 120 का 5% निकालेंगे हम, क्योंकि एफबीडी नहीं है, तो आ जाएगा आपका 6,000। और फिर बात करेंगे हम ओपीबीडी, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट को कितना दिया हुआ है बेटा ढूंढो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है आपको 3,200। तो 1 + 2 + 3, 2 तो है ही नहीं, एक तो 1 है 1100 का, ठीक है, प्लस एनपीबीडी है 6,000 का, माइनस 3,200, तो आ जाएगा सर 3900। तो हम पी&एल के डेबिट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वहां 3,900, ठीक है। अब इसमें हमें जो एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास पीडीडी भी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना बनाना है बच्चों, वो बनाना है सर 2.5%। चलिए बनाइए, पीडीडी 2.5% बनाना है। तो देखिए 2.5% बनाना है किस पे, वैसे तो बनाते हैं हम लोग इसको डेटर्स माइनस एफबीडी करते हैं, पर एफबीडी तो है ही नहीं, और माइनस एनपीबीडी। एनपीबीडी कितना है 6,000। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे 1,14,000 का 2.5% कितना हो गया सर, हमें प्रोविजन बनाना है 2850। बच्चों ध्यान रखना, ऑलरेडी आपने प्रोविजन बना रखा है यहाँ पे पीडीडी, देखना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर नजर आ रहा है आपको, ओल्ड वाला, हाँ सर नजर आ रहा है ना, कितना नजर आ रहा है सर, हमें नजर आ रहा है इसमें 1375। तो बेटा ओल्ड प्रोविजन था 1375, नया प्रोविजन कितना चाहिए 2850। तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी है, कितनी 1475 का एक्स्ट्रा प्रोविजन, आपको प्रोविजन बढ़ाना है। आपको पता हो तो 1-2 दिन पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें प्रोविजन कम करना था, तो उसको हमने पी&एल के क्रेडिट में डाल दिया, पर ये तो बढ़ाना है, तो ये कहा जाएगा, ये जाएगा सर पी&एल के डेबिट में जाएगा ये आपका, ठीक है 1475। तो मैंने नंबर ई भी करा दिया। नंबर एफ जो है फिर वो आपका डेप्रेशन लगाने का है, बड़ा आसान सा है, डेप्रेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं फटाफट। देखिए डेप्रेशन लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी में 15%। अब आप एक चीज देखना, ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी कितना है, देखिए पुराना प्लांट एंड मशीनरी है बेटा आपका 19,550, और एक देखो वो जो रेक्टिफिकेशन है उसमें 450 रुपये का चार्जेस भी जोड़ना है ना मेरे को, दोनों को ऐड कर लिया। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया सर, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है मेरा 20,000 रुपीज का, ठीक है। अब लगाना है डेप्रेशन, तो डेप्रेशन लगाना है तो कितना लगाना है इस पे, प्लांट एंड मशीनरी में 15%। तो बेटा 20,000 का 15% अगर आप डेप लगाएंगे तो कितना डेप बैठेगा सर, डेप आएगा आपका अमाउंट ₹3,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है मेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर से 10% लगाना है, तो फर्नीचर पे डेप लगाना है। देखिए फर्नीचर है कितने का बच्चों, सर फर्नीचर है मेरे पास 10,250 का, तो उस पर 10% लगाओगे तो सीधा 1025 ही आ जाएगा। तो देखिए आपका जो डेप आया वो कितना आया, वो आया सर 4025, ये आया सर आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब डेप के बाद मैं आपको समझा देता हूँ, वो बैंक ओवरड्राफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। देखिए उसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उस एडजस्टमेंट को, और आप उसको अच्छे से समझिएगा। वो मेरे से बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथेटिकेशन ऑफ द स्टॉक। सर स्टॉक की क्या होती है, पोजीशन तो वैसे आपके पास होती है, हाइपोथेटिकेशन जो होती है, जो पेपर्स होते हैं वो बैंक के पास होते हैं। तो बैंक ने उस पर आपको लोन दे दिया, अब बोल रहा है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 31 मार्च 18 को जो एंड में आपका रखा हुआ है, ये है 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर डिडक्टिंग 20% एंड मार्जिन। तो ये बोल रहा है कि जो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नजर आ रहा है ना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये स्टॉक की वैल्यू का 80% ही है, क्योंकि स्टॉक की जो वैल्यू बैंक ने मानी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने स्टॉक की वैल्यू मानी 100 रुपए, ठीक है। अब बैंक ने तो स्टॉक की वैल्यू मानी 100 रुपए, और 100 रुपए का 20% मार्जिन काट के, और लोन आपको कितने का दिया 80 रुपए का दिया। ये तो बैंक वैल्यू की बात हो रही है, लेकिन आगे अगर आप पढ़ेंगे, and after adjusting the margin value 80% of the same allowed as the bank overdraft। तो बैंक ने जो वैल्यू मानी है उसका 80% आपको लोन दिया। अब आप समझना कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिए समझिएगा। आपके हिसाब से फॉर एग्जांपल स्टॉक की कॉस्ट कितनी 100 रुपए, तो आपके हिसाब से आपने, सर मेरा 100 रुपए का स्टॉक है, बैंक ने कहा नहीं यार आपका स्टॉक जो है 100 रुपए का नहीं है, इसकी वैल्यू तो 20% कम है, ठीक है भाई 20% कम है। इसका मतलब आप समझिए बच्चों कि बैंक के हिसाब से आपका जो स्टॉक है वो कितने रुपए का है,
₹80 का है, तो आपके हिसाब से जो स्टॉक 100 का था, बैंक ने कहा नहीं यार 100 का नहीं, 20% कम। हमने कहा ठीक है भाई, स्टॉक 80 का है मान लेते हैं। और बैंक ने कहा सर हम इसमें से ना 20% मार्जिन काटेंगे। मार्जिन मतलब देखो बेटा, वो वैल्यू का डिफरेंस रखते हैं एसेट्स वैल्यू और लोन में, ताकि कल को अगर आप भाग भी जाओ और अगर वो एसेट्स को सेल भी करें तो उनको ज्यादा लॉस नहीं हो। तो ना 20%, तो 80 या 20% कितना होता है, 16 का मार्जिन काट के, यानी कि आपको जो लोन दिया है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, वो कितने का दिया है, 64 का दिया है। तो शुरू से समझो, आपके हिसाब से स्टॉक की वैल्यू 100, बैंक ने कहा नहीं 100 नहीं, कितनी 80, हमारे हिसाब से 80 वैल्यू है। हमने कहा ठीक है भाई 80, बैंक ने कहा उसमें से हम 20% काट के बाकी का लोन दे सकते हैं आपको। मैंने कहा लाओ दो, जो देते हो जो ही दो। तो बैंक ने उसमें 20% काट के गैप रख के मुझे लोन कितने का दिया, 64। अब आप बस ये देख लो आपका एक्चुअल बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है। ढूंढो 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 रे भैया, ढूंढो ढूंढो। 80,000, हाँ सर 80,000 अगर लोन अमाउंट है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से गुड्स कितने का होना चाहिए? सर बड़ा आसान है, देखिए, इफ द लोन अमाउंट इज 64 देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 100। सिंपल। देखिए अगर मैं बोलूं, बचपन में पढ़ते थे ऐसे सिंस देयरफॉर, आपको याद हो तो याद आ रहा है? तो बेटा आप समझिए, आप बोल रहे हैं कि अगर लोन अमाउंट है 64 तो स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? सर स्टॉक की कॉस्ट तो 100 थी। तो बेटा अगर एक्चुअल में, सो देयरफॉर, अरे ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। तो सिंस के बाद हम लगाएंगे देयरफॉर, इफ द लोन अमाउंट इज 80,000 देन व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक? तो सर जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 100/64 मल्टीप्लाई बाय 80,000। जी हाँ, तो एक क्लोजिंग स्टॉक की बात चल रही है। 100/64 मल्टीप्लाई बाय 80,000। ओ सर ये आ गया आपका रुपीज 1,25,000। ठीक है, तो बच्चा आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है? सर वो है हमारे पास 1,25,000 रुपीज का। ठीक है बेटा, तो उस लास्ट वाले पॉइंट का ये मीनिंग निकलता है। चलिए फाइन, तो हमने जो है बेटा इसमें से काफी सारे जो एडजस्टमेंट्स थे, ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स तो कर लिए हमने। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बच्चों, तो मैं आपको उसमें ये बताता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज और सेल कितना कितना दिखाएंगे। देखो बेटा आपका परचेज कितना दिया हुआ है? सर हमारा परचेज दिया हुआ है 1,60,000। अब देखो आपने वो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री करी है वहां पर आपने परचेज को कई बार क्रेडिट किया। आप कितना कितना क्रेडिट किया, लेट मी चेक। देखो परचेज अकाउंट एक तो आपने आवन मार्कर बोल देता इसमें परचेज अकाउंट देखो, एक तो ये आपने क्रिएट किया, तो जब भी परचेज अकाउंट क्रिएट होता है तो माइनस होता है। तो 2575 तो ये माइनस होगा, और परचेज एक ये देखो 3500 ये माइनस होगा। तो मैं ऐड करता जाता हूँ कैलकुलेटर में। ठीक है, तो हमने क्या क्या माइनस करा बच्चों? हमने माइनस करा एक तो 2575 तो रेक्टिफिकेशन का माइनस करेंगे, एक तो रेक्टिफिकेशन का माइनस करें आप कितना 2575। एक आपने करी थी ड्राइंग्स, है ना, ड्राइंग्स वाली एंट्री में अपन ने किया ना, कितना क्या है वो मेरे पास शीट है, कितना है ये 3500 है। चलिए अब देखिए बेटा, जो परचेज रिटर्न बैठी हो, परचेज रिटर्न भी तो माइनस करनी है ना आपको, क्योंकि परचेज रिटर्न भी तो माइनस करते हैं अपन। कितनी परचेज रिटर्न? 1725। देखिए बेटा, तो हमने क्या क्या लेस किया? सबसे पहले हमने ये लेस किया, है ना, ये वाला 12575। फिर एक ये परचेज रिटर्न लेस करनी है अपने को, ये भी हमने कर ली। एक हमको ये लेस करना था, ये भी हमने कर लिया। एक सर ये भी लेस करना है ना, 825। चलिए तो हम 825 भी लेस कर लेते हैं। ये क्या था आपका? वो फ्री सैंपल था, है ना, 825 ये भी लेस करेंगे। तो ये सब लेस करेंगे हम। तो आप देखिए हमारी परचेज आनी कितनी चाहिए? सर हमारी परचेज आएगी 1,60,000 माइनस 2575 माइनस 3500 माइनस 1725 माइनस 825। ये रहा सर 151,375। ये तो हम किस में दिखाएंगे? ये दिखाएंगे सर हम परचेज में। ठीक है, और अब चलते हैं हम सेल्स की तरफ। देखिए सेल्स आपकी कितनी दे रखी है? सेल्स आपको दे रखी है बेटा 215,300। सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, पर आपने देखो जब रेक्टिफिकेशन करा ना तो एक जगह सेल्स को डेबिट करा होगा, देखना अभी। तो ये देखिए बेटा आप, अच्छा एक तो सेल्स रिटर्न बनती है ये तो माइनस करनी 2575,
है ना। और एक ये देखो, ये भी सेल्स अकाउंट आपने डेबिट कर रखा है। देख तो सेल्स अकाउंट जो डेबिट करा है वो माइनस, क्योंकि सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट। तो जब भी आप सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे तो एक तो ये माइनस हो जाएगा, और जो सेल्स रिटर्न बनती है वो भी माइनस होगी। तो 2575 और 1725, बस यही है। दो चीजें कौन कौन सी थी भाई, इतनी तेज घुमाया कि स्क्रीन गायब हो गया। जस्ट अ मिनट। ओ चलिए बच्चों, तो हमें पुरानी, है ना, हमने क्या है स्क्रीन को थोड़ा परेशान लगता है ज्यादा कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उस स्क्रीन को ले लेंगे, आ जाएगी वापस हमारे पास सीधी। ठीक है, तो सर 2575 और 1725, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो ओके, पेज खत्म हो गया, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ बेटा, है ना। ये देखिए आप, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको। ये तो हमारा पेज कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। तो 2575 सेल्स में से लेस करेंगे, तो सेल्स है कितनी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 215300 माइनस 2575, और एक बच्चों हम लोग जो लेस करेंगे वो लेस करेंगे 1725। तो ध्यान रखें 2,11,000 ये आएगी आपकी सेल्स, है ना। 2,11,000 की सेल्स आएगी। दो चीज माइनस करना, 2575 और 1725। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि आंसर तो अभी तक तो हम वर्किंग नोट बना रहे थे। अच्छा सर, वर्किंग नोट इतने सारे बनते हैं बेटा, क्या करें। चलिए तो बहुत हो गया, आप बैलेंस शीट ले लें इसकी, है ना। चलिए सर, ये हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एसेट, और एक आपका ट्रेडिंग एंड P&L। ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 लग लेंगे। चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैंने क्योंकि आपको डेटा निकाल के दिया था, तो वन बाय वन हम चलते हैं, और वो जो एडजस्टमेंट है वो भी हमको साथ में लेना पड़ेगा। तो एक तो हमने परचेज निकाला था, ठीक है, टू परचेज। तो देखिए परचेज का हमारा जो नेट अमाउंट आया था वो कितना आया था, वो था मेरे ख्याल से 151,375 था, 151,375 है ना, जिसकी डिटेल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। और फिर एक था हमारा सेल्स, ठीक है। सेल्स कितना था, सेल्स का नेट अमाउंट था सर हमारा 2,11,000। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने निकाला था, हाँ सर बिल्कुल निकाला था। सर कितना निकाला था, क्लोजिंग स्टॉक निकाला था हमने 1,25,000, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते आगे, लगे हाथ यहाँ ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 32250, 32250, ठीक है सर। चलिए हमारा हो गया। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस देख लेता हूँ कौन कौन से है। प्लांट फर्नीचर बैंक कोडी डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे बेटा कैरेज इनवर्ड नजर आ रहा है मुझे, है ना। टू कैरेज इनवर्ड कितना है सर, सर कैरेज इनवर्ड है 1125, ठीक है। बाकी तो फिर सेल्स, ठीक है, बाकी तो और कोई एक्सपेंस नजर आ नहीं रहा मेरे को। और एक आपका वेजेस इसमें होना चाहिए, हाँ वेजेस। तो ये आपका वेजेस, क्योंकि वेजेस रेक्टिफिकेशन की पॉइंट, देखो वेजेस आपका वैसे तो है 12,165, है ना, लेकिन वो जो आपका 450 का अमाउंट था वो आपने हटा दी ना, तो हमारी वेजेस कितनी बैठती है, हमारी बैठती है 11,715, 11,715, 11,715, ठीक है सर। ये हमारी वेजेस भी हो गई। चलिए तो हम फटाफट इसका जीपी निकाल लेते हैं, देखते हैं जीपी कितना बैठता है हमारा। तो हम टोटल लगाएं
तो 2,11,000 प्लस 1,25,000, ये आ रहा है हमारा 3,36,000। 3,36,000, ठीक है, 3,36,000। इसमें से हम माइनस करेंगे, -3,2250 -151375 -1125 -11,715। तो हमारा सर देखिए जो जीपी आ रहा है वो जीपी आ रहा है सर 139,535। तो जीपी आ रहा है बेटा आपका 139,535। 139,535 ये है हमारा जीपी बाय जीपी। वन 139 और 535, ठीक है। चलिए अब जो चीजें एडजस्टमेंट में थी वो हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पूरा ही एक्चुअल में ट्रेडिंग को बिलोंग करता था, वो कर लिया। दूसरा वाला पॉइंट में था आपका कि आपने गुड्स विड्रॉल किए तो एक तो परचेज में से माइनस, और एक जब कैपिटल करेंगे तो वहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट वेजेस का था। चौथा फ्री सैंपल। तो बेटा फ्री सैंपल एज एन एक्सपेंस होता है आपका, जिसको आप एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। कितने का फ्री सैंपल दिया सर? फ्री सैंपल दिया आपने 825 का, ठीक है। फिर हमको एक वो पीबीडी बनाना था, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, है ना, जिसका वर्किंग नोट मैंने आपको बना के बताया था। तो जो वर्किंग नोट मैंने बनाया था उसके हिसाब से कितना था, उसमें निकला था 3900 का था पीबीडी, है ना। तो सर उसमें पीबीडी जो था वो था हमारा 3900 का, और जो पीडीडी था, है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो कितना था सर? वो था 1475, ठीक है। चलिए पीबीडी भी हो गया और पीडीडी भी हो गया। फिर आगे लगाया था सर हमने डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। देखिए बच्चों, तो हमने जो डेप्रिसिएशन लगाए थे वो कितने लगाए थे? हमने लगाए थे सर, एक तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 20,000। इस पे 15 3,000 का डेप तो एक लगाया था, ठीक है। और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे लगाना 10%, तो 10% मतलब 1025। तो हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा था 4025 का, 4025, ठीक है सर। ये आ रहा था आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाकी बैंक ऑडिट वाला जो लास्ट पॉइंट है इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखिए हमारे पास हम एक एक पॉइंट को उठा के खत्म कर देते। देखो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है तो उसको पहले बैलेंस शीट में लिखते हैं। ओ छोटी पड़ेगी जगह शायद, चलो देखते हैं। देखो बेटा प्लांट एंड मशीनरी सुनिएगा अच्छे से, 19,550 का था, उसमें 450 रुपये वेजेस के ऐड किए, 20,000 डेप्रिसिएशन काटा कितना? 3,000, तो वैल्यू बच गई 17,000। तो प्लांट एंड मशीनरी ले लिया मैंने कितना? 17,000। फिर आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 10,250 और 10,250 माइनस करें 9,225। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 9,225। ठीक है। चलिए तो ये भी हमारा हो गया। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी हो गया, और फिर आपका बैंक कोड ही, तो बेटा वो तो लायबिलिटी में जाएगा आपका। बैंक ओडी कितने का था सर? बैंक ओडी था 80,000 रुपीज का। फिर कैपिटल है सर, देखो 65। कैपिटल की मैं आपको अलग से नीचे पूरी कैलकुलेशन करके देता हूँ। देखिए कैपिटल कितना है? कैपिटल है मेरा 65 का। वो देखेंगे इसमें जो फिर रिजल्ट बैठा, क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह जो आएगा वो देख लेंगे बाद में। नेट लॉस होगा तो माइनस कर देना, और क्या। और एक अब माइनस करेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में एक तो आपका देखो गुड्स वाला है, पॉइंट नंबर बी में है बेटा गुड्स। देखो कितने का गुड्स आपने विड्रॉल किया फॉर पर्सनल यूज? 3,500 रुपीज का, ठीक है। तो 3,500 का गुड्स वो हो गया। और इसके अलावा देखो तो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी ड्राइंग्स नजर आएगा 8,000 रुपए का। देखो बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमको ड्राइंग्स नजर आएगा सर, कितने का नजर आएगा? अमाउंट रुपीज 8,000 का, ठीक है। चलिए ये भी हमने वहां से लेस कर दिया। तो अब तो फिर देखेंगे नेट प्रॉफिट के बाद इसको आगे करेंगे। कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस हो गया, पीबीडी हो गया, पीडीडी हो गया। डेटर एंड क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो है 47,500 के, क्रेडिटर तो हैं 47,500 के। और देखिए डेटर की अगर मैं बात करूं देखो डेटर है कितना सर? डेटर है आपका 1,20,000। इसमें से माइनस क्या क्या होता है सर? इसमें से माइनस होता है एक तो एफबीडी,
सर एक माइनस होता है एनपीबीडी, है ना, और एक माइनस होता है पीडीडी। पीडीडी का मतलब होता है वैसे एनपीडीडी होता है वो न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना, जो आपको चाहिए। तो आप उसको पीडीडी भी लिख सकते हैं, एनपीडीडी भी लिख सकते हैं। तो अपन एक एक अमाउंट चलते हैं। तो मेरे ख्याल से एफबीडी तो है ही नहीं इसमें। एनपीबीडी कितना बनाना था सर? सर वो बनाना था मुझे 5%। 5% मतलब कितना हो गया? 6000 हो गया वो तो वो तो हो गया आपका एनपीबीडी, तो हो गया हमारे पास अमाउंट रुपीज 6000। फिर बाकी 114 का 2.5% और निकला, तो 2850 और वो लेस करना होगा। तो ये दोनों प्रोविजन हमको मेंटेन करने हैं, एक तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और एक डिस्काउंट ऑन डेटर। तो 120 में से एक तो 6000 और एक 2850, तो 111150 111150 ये अमाउंट आएगा डेटर का। तो 111150 1,11,150। ठीक है बच्चों, चलिए डेटर हो गया, ग्रेटर हो गया। अब आया है देखो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। चलिए सर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट पे किया सर आपने? 3000 का पे करा। ठीक है, लोन का ऐसा कोई रेट वेट तो है भी नहीं, तो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया तो लिख लो ये आपका टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करा है सर? ये पे करा है हमने 3000। बैड डेब्ट हो गया, बैड डेब्ट रिकवर है तो क्रेडिट में जाएगा यहाँ आपका बाय बैड डेब्ट रिकवर। कितना रिकवर हुआ सर? रिकवर हुआ हमारे पास 450। सैलरी है, देखिए सैलरी कितना है सर? ये देखिए आपका 2 सैलरी 22,550। ठीक है, फिर है सैलरी पेबल। अच्छा सर ये सैलरी पेबल क्या है बताओ? क्या है सैलरी पेबल का मतलब है आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ सर, क्या करते हैं सर? एक तो P&L में ऐड करते हैं और एक बैलेंस शीट में दिखाते हैं, है ना, यही बोलोगे आप लोग, है ना? अरे भाई सैलरी पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी जरूर है, लेकिन ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है ना कोई आइटम, तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, है ना, उसको ऐड मत कर देना आप, क्योंकि ऑलरेडी ऐड माना जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इट्स अमाउंट रुपीज 2450। ठीक है, तो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी 2450। देन देखो ऐसे प्रीपेड रेंट है, तो भी क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ यहां जाएगा बेटा आपका ये प्रीपेड रेंट है बेटा ना। प्रीपेड रेंट कितना है सर? ये मेरे पास अमाउंट रुपीज 300 प्रीपेड रेंट। फिर रेंट अलग है 4300। अभी रेंट कहाँ जाएगा? ये P&L में जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं तो ये सिर्फ कहाँ जाते हैं सर? ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। याद नहीं आ रहा हो तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इसका वो देख सकते हैं, इस चैप्टर का आपको पता लग जाएगा। चलिए रेंट के बाद क्या है? रेंट के बाद सर कैरेज आउटवर्ड 1350 टू कैरेज आउटवर्ड इट्स 1350। ठीक है, सेल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है। एडवर्टाइजमेंट तो है आपका 3350, एडवर्टाइजमेंट 3350, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250। देखिए कैश एंड बैंक 4575 4575। और फिर ऑफिस एक्सपेंसेस आपका ऑफिस एक्सपेंस कितना? ऑफिस एक्सपेंस है 10,160। ठीक है, चलिए ऑफिस एक्सपेंस भी हो गया हमारा। तो अब एडजस्टमेंट नंबर हमारा 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 7। हाँ एक बार क्या है चेक करना बड़ा जरूरी है भाई। तो इधर का टोटल तो कितना आ रहा है? 139535 प्लस 450, ये आ रहा है बेटा 139985। ठीक है, जगह पूरी पड़ती है अपनी, बस आप पहुंचे अपन भी। 139985, ये 9985, तो 139985 में से माइनस करो 139985 में से क्या माइनस करना है सर? एक तो माइनस करना है 825 माइनस 3900
1475, फिर आपका है 4300, फिर बहुत सारे आइटम है यार, इतनी तो आदतें नहीं अपने को। ये आ रहा है भैया 83,800 आ रहा है नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 83,800 रुपीज का, विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके नीचे लिखते हैं बेटा, जगह हो तो आपके पास है ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं 83,800, ये हम लेके बैठे हैं यहाँ पे, ये आपका 83,800, ठीक है। चलिए तो 65,000 प्लस 83,800 माइनस 3,500 माइनस 8,000, ये हुआ 137,300, 137,300, 1,37,300, ठीक है, 137,300। तो ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल बहुत जगह बच गई, 137,300, ठीक है। चलिए तो यही हमारा बाकी था बस, और तो कुछ बाकी नहीं मेरे ख्याल से अभी। हाँ सर यही था। चलो तो लगा लें इसका टोटल, तो हमको फटाफट बैलेंस शीट मैच हो जाए। 137,300 137,300 प्लस 2450 प्लस 80,000 प्लस 47,500, 267,250। ये तो लायबिलिटी का टोटल आया अभी 267। देखो ये टोटल लगा कर ना थोड़ा नीचे लिखा करो टोटल, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कल को बैलेंस शीट तुम्हारी मैच नहीं हुई तो फिर क्या करोगे एग्जाम में, है ना। अब जैसे अगर आपने टोटल यही लगा लिया होता है इसका, और फिर कुछ आइटम याद आ गया लायबिलिटी में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जहां भी आपका टोटल खत्म होता है उसको थोड़ा गैप दिया करो, ताकि 2-3 अगर आइटम भी हो तो वो आपके आराम से आ सके। अच्छा एक क्लोजिंग स्टॉक लिखा इसमें, क्योंकि हमने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से आज सॉल्व किया है। क्लोजिंग स्टॉक था कितना, 1,25,000। फिक्स रेट्स में 2 ही थे बस। चलिए तो देखेंगे फिर, और अगर कोई एसेट्स हमारे पास इसके अंदर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने 2 पेज में किया ना, कुछ इधर कुछ इधर। चलिए इट्स 267,250, 267,250, ठीक है बच्चों। हो तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, बैलेंस शीट मैच। चलिए तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो आपके लिए होमवर्क है, और फिर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये सॉल्व किया है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही मान के चलिए। ये क्वेश्चन आप प्लीज एक बार इसको दोबारा खुद जरूर करके देखें, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा। ये जितने क्वेश्चन हमारी शीट में है सारे ग्रेडेड इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स हैं, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये चीज आप मान के चले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, वो एग्जाम भले कोई सा भी हो, पर आपके लेवल के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लीज इनको ट्राई करते रहिए। तो हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी फिर अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल।